अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ग्रेड बायलैट्रिया। ग्रेड बायलैट्रिया का मतलब है कि ये वो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी सिमेट्री बायलैटरल है। अब इसमें पहला जो ग्रुप है वो है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स द एसीलोमेट्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक से मुराद है कि अगर आप इनकी बॉडी वॉल को चेक करें तो वो 3 लेयर ऑफ सेल्स से मिलकर बनी है। ये बात हमने पीछे भी डिस्कस की थी। सबसे बाहर एक्टोडर्म होती है, सबसे अंदर की तरफ एंडोडर्म होती है और दरमियान में मीज़ोडर्म होती है। और अगर हम सीलोम की बात करें तो इनमें सीलोम नहीं है। ये मैंने आपको जो प्रोटोस्टोम्स और ड्यूट्रोस्टोम्स का डिफरेंस बताया था उसके साथ वाले लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सीलोमेट्स, एसीलोमेट्स, सूडोसीलोमेट्स कैसे होते हैं। अब इसका पहला जो फाइलम है वो है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस। प्लेटीहेल्मिन्थिस का वर्ड जो है वो बताता है कि ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी फ्लैट पतले रिबन के जैसी चपटी है और इसी वजह से इनको आम ज़बान में फ्लैटवर्म्स भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। आम ज़बान में इन ऑर्गेनिजम्स को फ्लैटवर्म्स कहा जाता है और इनकी बॉडी पतली चपटी होती है, यानी डॉर्सल साइड से वेंट्रल साइड की तरफ अगर हम जाएं तो दुबली पतली बॉडी होती है। यहाँ पर आप इनकी डायग्राम देख सकते हैं। डॉर्सल साइड इसके ठीक नीचे इसकी वेंट्रल साइड होगी, डॉर्सल साइड इसके ठीक नीचे वेंट्रल साइड होगी और ये पतली लंबी चपटी बॉडी है। इन जानदारों का जो जिस्म है वो अनसेगमेंटेड है, यानी जिस्म पर हिस्से कंपार्टमेंट्स बने हुए नज़र नहीं आते और इनमें उसी तरह से 3 लेयर्स पाई जाती हैं बॉडी वॉल में। एक्टोडर्म होगी, मीज़ोडर्म होगी और एंडोडर्म होगी। और एंडोडर्म और एक्टोडर्म के दरमियान में मीज़ोडर्म पाई जाती है जो कि इन दोनों को सेपरेट करती है। प्लेटीहेल्मिन्थिस जो हैं ये ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि पैरासाइट इन नेचर हैं। पैरासाइट उस जानदार को कहते हैं जो किसी दूसरे जानदार के जिस्म में या जिस्म पर रहे और वहाँ से अपनी खुराक और न्यूट्रिशन हासिल करें। ज़्यादातर ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये एंडो पैरासाइट है। एंडो का मतलब है अंदर रहने वाले, यानी ये होस्ट के जिस्म के अंदर रहना पसंद करते हैं। और इसकी कॉमन मिसाल है टेनिया सोलियम, जिसको आम ज़बान में हम टैपवॉर्म कहते हैं। टैपवॉर्म आप देख सकते हैं कि यहाँ बना हुआ है। इसके अलावा फैशियोला हेपेटिका ये साइंटिफिक नेम है। लिवर फ्लूक का, लिवर फ्लूक आम नाम है, फैशियोला हेपेटिका इसका साइंटिफिक नेम है। शिस्टोसोमा जो कि खून चूसने वाली फ्लूक समझी जाती है, इसको ब्लड फ्लूक भी कहते हैं। ये जनाब 3 इसकी इन्होंने आपको मिसालें दी हैं। प्लेनेरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि फ्रेश वाटर ताज़ा पानियों में पाया जाता है और ये एंडो पैरासाइट नहीं है। अदरवाइज़ जो हमने तीनों नाम पढ़े हैं, टेनिया सोलियम, फैशियोला और शिस्टोसोमा, ये एंडो पैरासाइट्स हैं, यानी किसी दूसरे जानदार के जिस्म के अंदर रहना पसंद करते हैं। अब अगर हम यहाँ इनके साइज़ की बात करें तो साइज़ जो है वो कुछ मिलीमीटर्स तक चला जाता है। 10 मिलीमीटर फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया में देखा गया है और अगर ये ग्रो करने पे आए तो कई मीटर भी ग्रो कर जाते हैं और होस्ट की बॉडी के अंदर खूब डैमेज जो है ये करते हैं। इनकी जो बॉडी है उसमें इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खूब डिवाइडेड हुआ होता है, ब्रांच्ड हुआ होता है और इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ब्रांच्ड होने के बावजूद बड़ा अच्छा नहीं है बल्कि पुअरली डेवलप्ड है, उसमें कोई ख़ास बातें नहीं हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये ऑलरेडी किसी दूसरे जानदार के जिस्म में एज एंडो पैरासाइट रह रहे हैं, तो ये पहले से ही हज़मशुदा खुराक होस्ट के जिस्म से हासिल करते हैं, तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इसलिए कोई ख़ास नहीं है। ये आप देख सकते हैं प्लेनेरिया की बॉडी है, ये इसमें आप देख सकते हैं उसका फेरिंग्स है जो कि मुंह के ठीक पीछे है। ये सारी उसकी डाइजेस्टिव कैविटी जिसमें इसकी खुराक जो है वो मूव करती है और इसमें जा बजा ब्रांचेस आप देख सकते हैं जो कि पूरी बॉडी में आप देख सकते हैं बिखरी हुई हैं। तो ये आप देख सकते हैं प्लेनेरिया की बॉडी। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर प्लेनेरिया की बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम दिखाना चाहूँगी। ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल, छोटी छोटी नालियों पर मुश्तमिल स्कैटर्ड सिस्टम है जो कि इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, बड़ा फेमस है। हर ट्यूब्यूल के नीचे एक छोटा सा ख़ास सेल है जिसे फ्लेम सेल कहते हैं और फ्लेम सेल में ऊपर की तरफ सीलिया का एक गुच्छा होता है, इसमें न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें फिनेस्ट्रा बोलते हैं। ये जो गुच्छा है सीलिया का ऐसे मुसलसल हरकत करता रहता है, हिलता रहता है और ये मोमबत्ती के शोले के जैसा नज़र आता है। इसी वजह से इसको फ्लेम सेल का नाम दिया गया है और ये सारे के सारे नाइट्रोजनस वेस्ट को इन सुराखों की मदद से एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल देता है। आपकी बुक में एक्सक्रीटरी सिस्टम जो कि ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल है, जो कि एंड होती हैं बल्ब लाइक मोटे फूले हुए सेल्स पर जिन्हें हम फ्लेम सेल कहते हैं, इसका तस्करा किया गया है और वो ये मैंने आपको बीएस की बुक से ये सारा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फैशियोला हेपेटिका जो कि लिवर फ्लू कहलाती है, ये उसका स्ट्रक्चर ये है। आपकी बुक में बहुत सादा दिखाया गया है लेकिन ये ऐसा दिखता है और इसको लिवर फ्लू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पत्ता नुमा जो है वो नज़र आता है। इसके अलावा जो शिस्टोसोमा आपको बताई गई है
वो मैं आपको यहाँ दिखा दूँ। शिस्टोसोमा ये उसका लाइफ साइकिल है जो कि BS की बुक से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। टेपवर्म आप देख सकते हैं, ये भी एंडोपैरासाइट है। ये हमारी इंटेस्टाइन के साथ अपने आप को चिपका कर रखा हुआ है इसने, और इसकी बॉडी सिर्फ सेगमेंटेड होती है। बाकी किसी भी फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थस से ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है। अब अगर हम बात करें तो इनका जो नर्वस सिस्टम है वो मौजूद है, वेल डेवलप्ड भी है, छोटे छोटे नेटवर्क पर मुश्तमिल है। इस नेटवर्क का मतलब है कि जैसे अगर ये एक जानदार की बॉडी है तो उसमें जो नर्व सेल्स होंगे जगह जगह स्कैटर्ड होंगे, और वो बारीक बारीक नर्व्स की मदद से एक दूसरे के साथ लिंक्ड होंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी जो अब्जॉर्ब फूड है वो इस्तेमाल करता है, उसी के थ्रू इसको ऑक्सीजन भी मिल जाती है, इसीलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम टोटली एब्सेंट है। होस्ट से न्यूट्रिशन हासिल कर लेते हैं, ऑक्सीजन भी हासिल कर लेते हैं, बॉडी के अक्रॉस वॉल डिफ्यूजन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकाल देते हैं। और सिर्फ इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो कि हमने अभी देखा कि फ्लेम सेल पर मुश्तमिल है। ज़्यादातर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग का मतलब है वो किसी दूसरे जानदार पर रहना पसंद नहीं करते, वो मोटाइल हैं क्योंकि वो हरकत करेंगे, पानी में तैरेंगे, ऊपर नीचे जाएंगे। और वो जानदार जो कि एंडोपैरासाइट हैं, टेनिया सोलियम, लिवर फ्लूक, शिस्टोसोमा, ये जिस जानदार के जिस्म पर रहते हैं उसके इंटेस्टाइन के साथ अपने आप को अटैच करके रख लेते हैं। प्लेनेरिया जो है, अगर हम इसकी बॉडी को नीचे साइड से देखें तो यहाँ पर बारीक बारीक सीलिया होते हैं जो इसको मूव करने में मदद देता है क्योंकि ये फ्री लिविंग है और पानी में पाया जाता है। अगर हम इनकी रिप्रोडक्शन के हवाले से बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू भी ये डिवाइड करते हैं जिसमें बॉडी तकसीम हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर प्लेनेरिया की बॉडी को हम देखें, ये प्लेनेरिया की बॉडी है तो इसको ऐसे तकसीम होने का मौका मिल जाए जिसको हम फिशन कहते हैं, तो ये 2 अलहदा टुकड़ों में बट जाएगा और हर टुकड़ा जो कि लॉस्ट पार्ट है उसको सिंथेसाइज कर लेगा। तो एक वक्त में एक की तकसीम से 2 नए प्लेनेरिया जो हैं वो वजूद में आ जाएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एक ही जानदार में ओवरीज भी होती हैं और टेस्टिस भी होती हैं। इसका मतलब है कि वो मेल और फीमेल दोनों तरह से काम करता है, यानी वो स्पर्म भी पैदा करता है और वो एग्स भी पैदा करता है। तो इस वजह से इन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं हर्मेफ्रोडाइट। अगर आपको पूछा जाए कि हर्मेफ्रोडाइट क्या है तो दीज आर द ऑर्गेनिजम्स विच कंटेन बोथ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड प्रोड्यूस बोथ द गैमेट्स, एग्स एंड स्पर्म। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न दे आर नोन एज हर्मेफ्रोडाइट। कुछ जो इनकी ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें एग जब डेवलप कर रहा होता है तो वो लार्वा भी बनाता है। तो जैसे मैंने आपको अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई थी जिसमें एक प्लेनेरिया 2 टुकड़ों में बट गया था और हर टुकड़ा अलहदा बड़ा जानदार बना देता है, तो इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे क्योंकि इसमें एक ही जानदार ने 2 नए जानदार बना दिए। उसकी डायग्राम मैं आपको यहाँ BS की बुक से दिखा रही हूँ। अगर मैं आपको बताऊं कि ये हर्मेफ्रोडाइट क्यों है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इनमें ढेर सारी टेस्टिस हैं और ओवरीज भी मौजूद हैं, दोनों एक ही जानदार में मौजूद हैं, इसलिए ये हर्मेफ्रोडाइट हैं। अब मिसालें हैं कि डुजीजिया ताज़ा पानी में रहता है, सीलिया होते हैं, तैरता है पानी के अंदर, घिसट घिसट के चलता है। फैशियोला हेपाटिका शीप यानी भेड़ में पाया जाता है, शीप का गोश्त खाने की वजह से इंसानों में भी आ सकता है। इसके ऊपर सकर्स होते हैं जिनकी मदद से ये अपने आप को हमारे जिस्म पर इंटेस्टाइन के साथ अटैच कर लेता है। यहाँ पर आप एक देख सकते हैं, एक ओरल सकर ये है, एक सेंट्रल एसिटाबुलम सकर ये है, जिसकी मदद से ये हमारी जिस्म के साथ अपने आप को अटैच कर लेता है। तो ये हमारे जिस्म में जो है वो कई सारे होस्ट से गुजर कर फिर आता है। मिसाल के तौर पर ये स्नेल में भी पाया जाता है। उस स्नेल को अगर शीप खा लेगी तो शीप में चला जाएगा, उस शीप का गोश्त अगर इंसान खा लेंगे तो इंसानों में भी आ जाएगा। और ये हमारी बाइल डक्ट जो कि जिगर से निकलने वाली नाली है उसको भी ब्लॉक कर सकता है और उसमें इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है। क्योंकि बाइल डक्ट लिवर के साथ निकलने वाली नाली है इसलिए इसके आम नाम ने लिवर फ्लूक इसको इसलिए कहा गया। टेपवर्म टेनिया सोलियम ये इंसानों में, मवेशियों में, पिग आपको पता है ये सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें इंसान भी शामिल हैं, उन सब में अपने लाइफ साइकिल को मुकम्मल करता है और ये छोटे छोटे ऐसे होस्ट्स भी चेंज करता है जिसमें ये अपनी बॉडी को बेहतर बनाता है, अपने लाइफ साइकिल को मुकम्मल करता है। इसकी रिबन के जैसी बॉडी होती है और इसकी जो रिबन की जैसी बॉडी है उसमें हर छोटा सा हिस्सा प्रोग्लूटिड कहलाता है, जिसमें सारे सेक्स ऑर्गन्स भी होते हैं। ये प्रोग्लूटिड इसके जिस्म से टूटते भी रहते हैं और जिस होस्ट के जिस्म में ये इंटेस्टाइन में रह रहे होते हैं उसके फीकल मटीरियल के थ्रू जिस्म से बाहर भी खारिज हो रहे होते हैं। अब ये बात मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगी। ये देखिए,
ये टेपवर्म है, ये पहला ऐसा ऑर्गेनिज्म है फाइलम प्लेटिहेल्मिंथस का जिसके जिस्म में सेगमेंट्स हैं। इन सेगमेंट्स को प्रोग्लूटिड कहते हैं। एक प्रोग्लूटिड को बड़ा करके दिखाएं तो आप देख सकते हैं टेस्टिस भी हैं, ओवरीज भी हैं, पूरा फीमेल पार्ट मौजूद है, मेल पार्ट मौजूद है, नर्व्स भी मौजूद हैं। और ये प्रोग्लूटिड अगर जिस्म से यहाँ आप देख सकते हैं कि डिटैच होकर गिर जाए तो ये नया टेपवर्म पैदा करने की सलाहियत रखता है। लेक्चर के अगला जो हिस्सा है उसमें सिर्फ हमने अडेप्टेशंस पढ़नी है जो कि 6 पॉइंट्स हैं। अक्सर ये किसी सवाल के साथ पार्ट में आ जाती हैं। इनमें ऐसी क्या आदात, क्या खासियतें पैदा हुई जिसकी वजह से ये पैरासाइट्स अच्छे तरीके से बन गए और दूसरे जानदारों के साथ बेहतरीन तरीके से रहने लगे। इनकी जो एपिडर्मिस है वो एब्सेंट है और उसकी जगह एक थिक प्रोटेक्टिव क्यूटिकल है जो कि क्यूटिन नाम के कार्बोहाइड्रेट की मिलकर बनी हुई है, जिसकी वजह से जब ये होस्ट के जिस्म में रहते हैं तो होस्ट के जिस्म के एंजाइम्स और सिक्रीशंस इनकी वॉल को ख़राब नहीं करती, इनके ऊपर हमलावर नहीं होती, जिसकी वजह से महफूज रहती हैं। दे हैव डेवलप्ड एडहेसिव ऑर्गन जैसे कि सकर्स, हुक्स, जिसकी वजह से ये अपनी होस्ट के जिस्म के साथ अटैच कर लेते हैं। ये बात मैंने आपको अभी भी दिखाई थी, मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये एक ओरल सकर मौजूद है, एक एसीटाबुलम के नाम पे ये सकर मौजूद है। इसके अलावा जो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेनिया सोलियम की टिप पर छोटे छोटे हुक पाए जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। इनकी मदद से ये हमारी इंटेस्टाइन है जिसमें ये अटैच कर लेते हैं। उसके बाद ये देर इज़ डी जनरेशन ऑफ मस्कुलर सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। इनमें मसल्स जो है वो नहीं है क्योंकि इनको ज़्यादा मूव करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो किसी के दूसरे जानदार के जिस्म में रहते हैं तो हरकत नहीं करते। नर्वस सिस्टम सिर्फ नर्व सेल्स पर मुश्तमिल है, ज़्यादा सूझबूझ की सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम सिंपल है क्योंकि ये होस्ट के जिस्म से डिफ्यूजन के अमल से जो सारी न्यूट्रिशन है उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एक से ज़्यादा होस्ट में रहते हैं जैसे कि स्नेल, फिर शीप में आ जाते हैं, पिग में चले जाते हैं और उनका मीट खाने से इंसानों में आ जाते हैं। एक जो स्पीशी है वो हर्मेफ्रोडाइट है, उसमें अंडे भी बन रहे हैं बहुत बड़ी मिकदार में और स्पर्म्स भी बन रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अपने जैसे जानदार पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। तो क्योंकि इनका लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स है और ये एक से ज़्यादा दफ़ा अपने होस्ट को बदलते हैं तो पैरासिटिकली हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमारे जिस्म में आ जाएंगे तो ज़ाहिर बात है कि पैरासाइट जो है वो ज़्यादातर हमारे जिस्म में भी आकर और दूसरे जानदारों के जिस्म में भी आकर बीमारियां पैदा करता है, प्रॉब्लम्स पैदा करता है। इसलिए फिर हमें उसके इलाज और उसको इन्फेक्शन को रोकने के लिए रिसर्च करनी होती है। तो इसके साथ हमारा आज का फाइलम प्लेटिहेल्मिंथस ख़त्म होता है।